नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज के इस अंक में हम एक ऐसी पार्टी और उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हराने के लिए और जिसे बिहार की राजनीति में आज मैं कहूं अगर तो तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो पार्टी है AIMIM और उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान। मैं क्यों कह रहा हूं उसका कारण समझिए। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उसका यह भी एक बड़ा कारण था कि सीमांचल में AIMIM ने तेजस्वी यादव का खेल खराब कर दिया था। कैसे खेल खराब किया आप देखिए। 24 सीटें हैं सीमांचल में, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज मिलाकर। इन 24 सीटों में महागठबंधन की ओर से 11 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, 11 सीटें RJD लड़ रही थी, एक सीट CPI और एक सीट CPI-ML लड़ रही थी। CPI-ML अपनी सीट जीत गई। कांग्रेस 11 में 5 जीत गई, RJD 11 में मात्र 1 जीत पाई। बदले में क्या हुआ, क्यों जीत पाई मात्र 1? और वो भी मैं बता रहा हूं, एक सीट जो जीत पाई ठाकुरगंज का, वो अभी बीजेपी के एक बागी उम्मीदवार के सहयोग से जीत पाई थी RJD। ठीक है, खैर उसकी बात मैंने पहले भी किया है, कभी और मौका मिलेगा। अभी चुनाव का दौर है, मौका मिलेगा ही तो फिर बात करेंगे उसके बारे में कि क्या वो खेल हुआ था ठाकुरगंज में RJD का, तेजस्वी यादव का। तो सबसे बड़ी चुनौती जो RJD को मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल में, वो मिली थी AIMIM से। RJD का प्रदर्शन जो एक ही सीट जीत पाई RJD, उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर रहा था AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बिहार में अख्तरुल ईमान की पार्टी। मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तेजस्वी यादव, क्योंकि आपको पता है कुछ ही सीटें घटी थी। 110 महागठबंधन का था, 124 जो है वो NDA की सीट संख्या थी। तो इसका मलाल तेजस्वी यादव को लगातार रहा। और तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ 2022 में उप मुख्यमंत्री बने, तो पहला काम तेजस्वी यादव ने किया कि AIMIM के जो 5 विधायक जीते थे उसमें अख्तरुल ईमान को छोड़कर और 4 को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया तेजस्वी यादव ने। कोशिश अख्तरुल ईमान की भी थी, ऑफर था मंत्री बनने का, अच्छा मंत्रालय मिलने का, लेकिन अख्तरुल ईमान ने अपना ईमान बनाए रखा और बैरिस्टर ओवैसी के साथ ही रहना तय किया। भले ही उनकी सारे के सारे विधायक बिक गए, चले गए तेजस्वी यादव के साथ। अख्तरुल साहब कहते हैं कि ये बिक गए, ओवैसी बोलते हैं कि बिक गए। तो ये घटना घटी। अब इस बार जो अख्तरुल ईमान ने सबसे पहले एक रणनीतिक चाल चली। रणनीतिक चाल क्या था कि तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर कहा कि भाई हम बीजेपी को हराने के लिए आपके साथ आना चाहते हैं। पिछली बार आप आरोप लगातार हम पर लगा रहे हैं, ओवैसी पर लगा रहे हैं, AIMIM पर लगा रहे हैं कि आप हमारे कारण आप CM नहीं बन सके। आप कहते हैं कि हम वोट कटवा हैं, तो एक काम कीजिए, हमारे साथ हमें गठबंधन में शामिल कर लीजिए, आप जितना सीट देंगे उसी पर हम संतोष करेंगे। तेजस्वी यादव ने मना कर दिया। तेजस्वी यादव ने खैर कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन उनके प्रवक्ता मनोज झा है, उन्होंने कहा कि भाई एक एहसान कर दे ओवैसी कि ओवैसी चुनाव ही नहीं लड़े। अब बताइए, ओवैसी ने कहा कि भाई हम केवल हम वोट बैंक बन के रहे हैं आपका। अख्तरुल ईमान ने कहा केवल हम वोट बैंक बन के रहे। प्रतिनिधित्व 18% आबादी मुसलमानों की, मुसलमानों के विधायकों की संख्या कितनी, मुसलमानों के सांसदों की संख्या कितनी, और यादवों की संख्या 14%। गिन लीजिए RJD में विधायकों की संख्या कितनी और सांसदों की संख्या कितनी, राज्यसभा में कितनी, विधान परिषद में कितनी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सत्ता आप में केवल आप रहे, हम केवल वोटर बन के आपके पीछे पीछे घूमे, ये कहां का न्याय है? तो ओवैसी ने इस बात की मुखालफत किया, अख्तरुल ईमान ने भी किया। अब अख्तरुल ईमान फिर से एक बार तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा भी है कि हम तो मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। ठीक है, अब हम गेंद जो है वो तो मैंने लालू यादव के कोर्ट में डाल दिया था। लालू यादव को चिट्ठी भी लिखा था अख्तरुल ईमान ने
कि तेजस्वी यादव बच्चा है, नहीं समझ पा रहे हैं इस बात की गंभीरता को, आप ही कोई फैसला कीजिए। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तो आज जो परिस्थिति है उसमें तेजस्वी यादव ने एक तरह से इस बार मुजाहिद आलम को फिर से आरजेडी की टिकट पर खड़ा करने का फैसला किया है। वहां से आपको पता है 28 तारीख को तेजस्वी यादव जा रहे हैं वहां जनता दल यूनाइटेड से, जो पूर्व में विधायक रहे मुजाहिद आलम, दो बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, 19 में, 24 में, और याद है जदयू से 14 में अख्तरुल ईमान ही लड़े थे चुनाव, लड़ रहे थे, लड़े नहीं थे, लड़ रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थन में, मतलब उनको लगा अख्तरुल ईमान को कि अगर अख्तरुल ईमान भी लड़ते हैं और कांग्रेस के मौलाना इसरारुल हक दोनों लड़ेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी वहां से। इसीलिए अख्तरुल ईमान ने नॉमिनेशन करने के बाद विड्रॉ कर लिया, चुनाव नहीं लड़े। परिणाम हुआ कांग्रेस जीत गई। तो अख्तरुल ईमान का एक अलग पहचान रहा है वहां उस क्षेत्र में। तो अख्तरुल ईमान के खिलाफ मुजाहिद आलम को पार्टी में शामिल भी करवाने जा रहे हैं 28 तारीख को तेजस्वी यादव। उसी मास्टर मुजाहिद आलम को, जो कि 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड में काफी पॉपुलर रहे, जनता दल यूनाइटेड में मुस्लिम चेहरा रहे, उसके पीछे भी कहानी है। उसके पीछे कहानी यह है कि आज केवल मुजाहिद आलम ही नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार की पार्टी से बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी छोड़ने का तांता लगा हुआ है। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जनता दल यूनाइटेड का वक्फ जो बोर्ड एक्ट में संशोधन किया गया है, उसमें जो जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी का समर्थन किया, इसके खिलाफ गुस्सा है। इसके खिलाफ गुस्सा है तो गुस्सा तो आम जनता तक पहुंची हुई है। तो जनता दल के यूनाइटेड के टिकट पर किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो चुनाव में जीत पाएंगे। और यही मुख्य कारण है कि ऐसे जितने भी मुस्लिम बड़े नेता हैं जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सब जनता दल यूनाइटेड छोड़ रहे हैं। कई लोगों ने छोड़ा है विगत 4 महीने के अंदर। अगर आप देखें तो अप्रैल, मई, जून, चौथा महीना जुलाई चल रहा है, खत्म होने वाला है जुलाई। इन दिनों कई मुस्लिम नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया है। छोड़कर कुछ लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कुछ लोग आरजेडी में शामिल हुए हैं, लेकिन जदयू छोड़ रहे हैं। तो उसमें उसी में है मुजाहिद आलम। और पिछली बार भी आपको पता है मुजाहिद आलम ही सेकंड नंबर पर थे। AIMIM के अख्तरुल ईमान ने 36,143 वोट से जनता दल यूनाइटेड के मास्टर मुजाहिद आलम को चुनाव हराया था। वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार थे शाहिद आलम। तो शाहिद आलम को मिला था 26,134 वोट। तो अब देखना यह है कि इस बार जब आरजेडी मुजाहिद आलम को अपनी पार्टी में तेजस्वी यादव शामिल करा रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड से वो छोड़ कर आ रहे हैं, तो 2-3 सवाल उठ रहा है। एक तो सवाल उठ रहा है कि शाहिद आलम क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, दल बदल करेंगे या फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि कोचाधामन से एनडीए का कौन सा घटक लड़ेगा चुनाव। एनडीए से बीजेपी लड़ेगी, संभावना कम दिखती है, चूंकि किशनगंज जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। और उन 4 विधानसभा सीटों की अगर बात करूं अगर मैं, तो सबसे कम हिंदू जनसंख्या, मैंने सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या का रेशियो अगर कहीं है तो वो कोचाधामन में है। सबसे कम हिंदू कोचाधामन में है, मैंने चारों विधानसभा सीट में, जो बहादुरगंज, ठाकुरगंज और किशनगंज, नाम से भी शामिल लग रहा है, नहीं, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और किशनगंज की तुलना में कोचाधामन में हिंदुओं की संख्या कम है, मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसीलिए उम्मीद कम है कि यहाँ भाजपा लड़ेगी। यहाँ जो कोई भी लड़ेंगे तो भाजपा के सहयोगी ही लड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड लड़े या चिराग पासवान की पार्टी लड़े या हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा लड़ने की फॉर्मेलिटी पूरा करे। मेरा मानना यही है कि वहाँ पर एनडीए गठबंधन के कोई भी पार्टी का उम्मीदवार हो, वो एक औपचारिकता पूरा करेगा, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, औपचारिकता होगा केवल। वहां से जीत जब भी होगी तो एंटी बीजेपी पार्टियों की ही होगी। और मुझे तो पक्का भरोसा है कि वहां से अख्तरुल ईमान को शायद ही कोई हरा पाए, जो परिस्थिति है उसमें। और विशेष रूप से
जो डेमोग्राफी है कोचाधामन का, उसके बाद जो AIMIM का सपोर्ट है, और तीसरा अख्तरुल ईमान का व्यक्तित्व। ये तीनों मिलाकर ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि सबसे आगे अगर कोई है वहां तो AIMIM है, अख्तरुल ईमान 1 नंबर पर है। 2 नंबर पर कौन रहेगा? जदयू रहेगी, जदयू कोई दूसरा उम्मीदवार देगी या फिर RJD रहेगी, ये समय बताएगा कि किसके उम्मीदवार नंबर 2 पर होंगे, लेकिन 1 नंबर पर कौन रहेगा ये लगभग तय है, अख्तरुल ईमान, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।